उसके बाद 8 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था अपना खाना वगैरह खा के, और बस जब तक नींद नहीं आई तब तक बैठे रहे। पर्सपेक्टिव आ जाता हल्का हल्का, तो उनको भी पता होता है, तो वो मुझे सजेस्ट करते थे कि तू थोड़ा मॉक दे या फिर कैसे रिवाइज कर। इंटरव्यू देने आया था एसीसी में, तो मैं जब फर्स्ट टाइम मॉक इंटरव्यू देने आया तो वो इतना वर्स्ट गया ना सर। रियलिटी मेरे साथ हुआ है तो किसी के साथ भी हो सकता है, बट वही एक पर्सपेक्टिव आ जाता है कि लोग बोलते हैं कि उसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, ऐसा है, बट फिर एक उसका वो फ्लॉ कोई डिस्कस ही नहीं करता है कि उसमें कंपटीशन भी तो ऑलमोस्ट 10 या 20 गुना ही ज़्यादा है, तो उस फ्लॉ के बारे में कोई बात ही नहीं करता है हमसे। जब मैं इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं तो दिमाग में तो मेरी बातें चल रही होती है, पर दिल में एक तूफ़ान उठ रहा होता है, कुछ ऐसा तूफ़ान जहां मैं लोगों को समझा सकूं कि अगर तुम करना चाहते हो ना तो तुम कर सकते हो, बस खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पूरा टाइम पढ़ाई करते हैं और नहीं सेलेक्ट हो पाते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो 9 to 6 जॉब करते हैं, जॉब के साथ तैयारी करते हैं और तैयारी करके वो क्वालिफाई हो जाते हैं। तो शायद उनके दिमाग में बातें तो चल ही रही थी, पर दिल में तूफान चल रहा था कि मुझे करके दिखाना है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक वाधवा एंड आज की इस वीडियो में मैं हूँ एक ऐसे कैंडिडेट के साथ जिन्होंने एग्ज़ाम तो क्वालिफाई किया है, IBPS AFO, एक ऑफिसर तो आज वो बन ही गए हैं, बट इस ऑफिसर की जर्नी से पहले हो या फिर कहिए कि इस ऑफिसर की जर्नी के साथ साथ वो 9 to 6 में जॉब भी कर रहे थे। अब मैं ही नहीं बताऊँगा उनके बारे में, उन्हीं से सुनना चाहूँगा कि कैसे कैसे प्रिपेयर किया एंड क्या क्या किया। सो हेलो प्रत्युष, वेलकम टू एग्री कोचिंग चंडीगढ़। थैंक यू सर। पहले आप मुझे अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, कैसे कैसे आपने पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। जैसे कि सर मेरा नाम प्रत्युष है, आपने बता ही दिया सबको। मैं पालमपुर से हूँ, पालमपुर हिमाचल प्रदेश से, और मैं ACC में कंटेंट भी बनाता हूँ साथ साथ में, और इस टाइम पे IBPS AFO 2025-26 वाला मेरा क्लियर हो गया है। तो हमारे प्रत्युष जी हमारे कंटेंट राइटर भी हैं, और अच्छी बात ये है कि जिस कंटेंट को इन्होंने पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसी कंटेंट को ये मॉडिफाई कर रहे हैं, तो कहीं कुछ कमी लगी होगी तो अगले साल के लिए और भी इम्प्रूव हो जाएगा। एंड इसी 9 to 6 जॉब की बात कर रहा था कि हमारे सामने बंदा 9 से 6 बैठा हुआ है, काम कर रहा है, बट काम के साथ साथ स्टडी भी किया, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया। सो इफ़ ही कैन क्वालिफाई विद 9 to 6 जॉब तो आप तो कर ही सकते हो। प्रत्युष, आपसे थोड़े अलग क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बिकॉज आप 9 to 6 वाली बात जब आएगी तो बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि वो भी आपकी तरह वर्किंग है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट की लाइफ में, और आपने ये 9 से 6 जॉब भी कर ली और साथ साथ तैयारी भी करी। टाइम कैसे मैनेज करते थे? सर मेरे को जो 9 to 6 के बाद जो टाइम होता था ना, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं बाद में कुछ और कर रहा हूँ। अगर मैं वही चीज़ वही चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, हल्का हल्का मेरे दिमाग में दिन में भी चलता रहता था वो कि क्या चल रहा है, क्योंकि अगर मैं कोई कंटेंट पढ़ रहा हूँ या किसी टेस्ट को देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है वो चीज़ें कि ये एग्रीकल्चर में ये हो रहा है वो हो रहा है। अब स्कीम्स वगैरह होती हैं, जैसे सर मैं स्कीम्स पे काम करता था तो मेरे दिमाग में वो चली रहती थी। फिर जब मैं वापस अपने रूम में जाता था तो वहाँ पे भी सर एक वैसा एटमॉस्फेयर मुझे मिल गया था, क्योंकि आसपास के ACC के बच्चे मतलब वहाँ रहते थे PG में और वो पढ़ते थे, तो उनको देख के एक सडन मोटिवेशन खुद ही आ जाता था कि मैं भी बैठ के अब बस पढ़ाई करूँगा। तो बस फिर उसके बाद 8 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था अपना खाना वगैरह खा के, और बस जब तक नींद नहीं आई तब तक बैठे रहे। आपने AFO के साथ साथ कुछ और एग्ज़ाम्स भी दिए हैं? यस सर। सर मैं बेसिकली जो भी एग्रीकल्चरल बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जो मैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस्ड था। जैसे आपका IBPS AFO हो गया, नाबार्ड हो गया, उसके अलावा सर कॉटन कॉरपोरेशन, ऐसे जितने भी जो एग्रेरियन एग्ज़ाम्स हैं मैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस था। ऐसा क्यों? जनरल बैंकिंग तरफ का भी ध्यान नहीं गया आपका? सर एज सच ऐसा तो नहीं, मैंने भी एक टाइम पे सोचा ये, बट वही एक पर्सपेक्टिव आ जाता है कि लोग बोलते हैं कि उसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, ऐसा है, बट फिर एक उसका वो फ्लॉ कोई डिस्कस ही नहीं करता है कि उसमें कंपटीशन भी तो ऑलमोस्ट 10 या 20 गुना ही ज़्यादा है, तो उस फ्लॉ के बारे में कोई बात ही नहीं करता है हमसे। हमारे को बस ये बताते हैं कि वो वैकेंसीज़ इतनी ज़्यादा हैं तो उसमें दिक्कत करते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं सर, तो काफ़ी सारे एग्रीकल्चर वाले ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें मान लो डबल डिजिट में वैकेंसीज आती हैं, बट हम भरते ही नहीं उन्हें। हमें लगता है 10 वैकेंसीज हैं और कैसे होगा, बट उसमें कंपटीशन उतना ही कम होता है। मुश्किल से मुश्किल पूरे इंडिया में 400-500 बंदा देता है फिर वैसे पेपर, तो वो फ़ायदा रहता है सर।
जनरल बैंकिंग कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन सभी के माइंड में आ रहा है। जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एएफओ बन चुके हैं। कुछ लोगों ने जनरल बैंकिंग दिया एज अ प्रैक्टिस ऑप्शन कि एएफओ में जाने से पहले मेरी तैयारी हो जाएगी, है ना। कुछ लोगों ने दिया कि पैरेलल गोल लेके चल रहा हूँ मैं। आपने दिया नहीं, लेकिन माइंड में आया आपके। ये मैं इसे डिस्ट्रैक्शन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज करना नहीं था तो माइंड में भी नहीं आना चाहिए था। लाइक आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ, मेरे माइंड में खाना आ ही नहीं रहा बिकॉज मुझे इस टाइम पे खाना ही नहीं है। ये डिस्ट्रैक्शन आ क्यों रहा है माइंड में सबके? सर ये सारा मतलब जो हमारा सोशल मीडिया, अब तो खैर मैं सर सोशल मीडिया से इतना जुड़ा भी नहीं हूँ, बट अगर मैं टेलीग्राम पे भी बात करूँ ना सर, तो टेलीग्राम में बहुत सारी अननेसेसरी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ फैलती रहती है। तो वो एक जब आप कुछ चीज़ पढ़ लेते हो ना, तो एक सेकंड टाइप एक थॉट तो आता है दिमाग में कि शायद यार मुझे भी करके देखना चाहिए ये, तो वो सर वहीं से। ओके, एंड प्रिपरेशन जर्नी की बात करता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। मुझे बताइए कि प्री मेंस इंटरव्यू, क्योंकि आपने अलग अलग एग्जाम दिए हैं तो मेंस की प्रिपरेशन आपकी वहाँ पे भी हो रही थी, पर एएफओ स्पेसिफिकली बोलूँगा तो आपने प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी? सर प्रीलिम्स में तो मैं ऐसा कुछ मतलब शुरू में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी, बट अब ऐसा स्टेज आ गया था कि मुझे मतलब पढ़ना नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ एग्ज़ाम से पहले थोड़े से मॉक्स लगाता था और उससे मेरा काम हो जाता था। और रही बात मेंस की, तो मैं बहुत टाइम से दे रहा था सर, और मेरे मतलब कुछ ना कुछ फ्लॉज थे उसमें। तो जब मैंने थोड़ा बहुत देखा और एनालाइज किया, इसमें मेरे फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं सर, तो मुझसे ज़्यादा मेरे फादर को आइडिया होता है कि मतलब एग्रीकल्चर में कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है कि मैं पढ़ता था रात को, तो वो भी उसमें इंटरेस्ट लेने लग पड़े थे हल्का हल्का, तो उनको भी पता होता है। तो वो मुझे सजेस्ट करते थे कि तू थोड़ा मॉक दे या फिर कैसे रिवाइज कर। तो फिर इस बार मैंने, जैसे उन्होंने मुझे बोला था कि बस तू रिवाइज कर जितना बढ़ सकता है, मैंने बस रिवीजन ही की सर इस बार, और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रिवीजन की और मॉक लगाए, रिवीजन की मॉक लगाए। मतलब कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं लगी सर, क्योंकि मुझे लगता था मैंने सब पढ़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं हर वीडियो के अंदर एक सिमिलर क्वेश्चन सभी से पूछ ले रहा हूँ अबाउट जनरल बैंकिंग। अब एक सिमिलर बात माइंड में आ रही है कि जब जिससे बात कर रहा हूँ ना, वो पेरेंट्स का नाम ज़रूर ले रहे हैं कि मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। तो शायद ये अगली बात मैं स्टूडेंट के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को 12th तक स्टडी करवाते हैं, फिर 4 साल वो BSc AG करता है, बेसिकली 16 से 17 साल वो लगाता है। उसके बाद जब आप उसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भेजते हैं, तो जैसा कि मैंने वीडियोज़ में इन बच्चों से सुना, तो ये तो बता रहे हैं कि उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत सारी जर्नी ऐसे भी जानता हूँ जहाँ बच्चे अनसक्सेसफुल रहे बिकॉज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मेरे पेरेंट्स ने कहा है ये तेरा लास्ट अटैम्प्ट ही है या इसी बार करना ही है। लड़कियों वाले केस में अक्सर सुनता हूँ एक ही बात कि इस बार नहीं हुआ तो शादी कर देंगे। शायद ये उन्हें धमकी जैसा, थ्रेट जैसा फील होता है, और लड़कियाँ शायद खुल के बात नहीं कर पाती। लेकिन मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं एंड उस मैसेज में लड़की ने लिखा होता है कि सर मुझे शादी नहीं करनी है, कैसे भी करके सिलेक्शन लेना बताओ। लेकिन अब वो उस प्रेशर के अंदर पड़ रही है जहाँ पे नहीं हुआ तो शादी हो जाएगी, एंड प्रेशर के अंदर अगर मुझे भी वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो शायद मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। सो दिस इज फॉर द पेरेंट्स के प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। करियर वाली स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बच्चे भी जो सुन रहे हैं ना, मेक श्योर कि दिस जर्नी विल टेक 2 to 3 years। 1 साल में हो गया, आप बेस्ट हैं, लकी थे, आपका हार्डवर्क भी साथ साथ था, पर नहीं हुआ तो दिस जर्नी कैन टेक टाइम। नेगेटिव मत होइए। ओके प्रत्युष, आगे चलूँगा। एक मुझे पॉजिटिव बात आपके अंदर लगती है, आप मेरे ऑफिस में काम करते हैं, हमारे ऑफिस में कहना चाहूँगा, आप सेम ऑफिस में काम करते हैं। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि आप हमेशा खुश रहते हैं। अब लॉजिकल सी बात है कि ज़िंदगी में अच्छा बुरा चलता रहता है ना। तो इस जर्नी में कभी आपको ऐसा भी लगता हो यार आज तो काम ज़्यादा हो गया, थक गया हूँ मैं, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन न्यूज़ जो आपको थोड़ा नेगेटिव करती होगी, खुद को पॉजिटिव कैसे रख पाते हैं हमेशा? सर ऐसा था कि मतलब ऐसा स्टेज था कि मुझे उस टाइम कुछ सोचता ही नहीं था मैं कि मतलब क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। मेरे लिए बस ये था कि अपना काम किया, अपना चुपचाप पढ़ाई की और अपना सो गए। किसी के मतलब किसी के उस काम में कोई दखल अंदाजी नहीं, किसी के अच्छे से, चलो अच्छी बात है किसी का अच्छा हो रहा है, पर किसी की बिचिंग नहीं, कुछ नहीं, मुझे उससे कुछ मतलब मिलना तो था नहीं सर। तो फिर मैंने सोचा है इन सब चीज़ों से हटके, क्योंकि कॉलेज में घूमना फिरना सब ने सब कुछ कर लिया, पर उसके बाद यही टाइम था। मतलब अब आप देखो सर, थोड़ा सा टाइम बचा था, ऐसा सच नहीं था कि मेरे को घर से कुछ था। घर वाले तो मुझे बोलते थे अभी भी, जैसे कि तू अपनी तैयारी कर आराम से, तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और वो मेरा पर्सनल ये था सर कि मैं अगर कुछ कर लूँगा साथ साथ में, तो मेरा थोड़ा सा दिमाग जो है ना, वो नेगेटिव चीज़ें सोचेगा नहीं कि नहीं हुआ तो क्या, कैसे। तो सर मेरा सिंपल सा गोल यही था कि मुझे पेपर पास करना है, तो मुझे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था सर, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो।
मतलब जैसे वो कहता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो खुद के दिमाग को खाली नहीं करना था आपने, नहीं, कि बिल्कुल बिजी नहीं रखो सर। खुद को हमेशा। इसीलिए सर मैं मतलब, और मैं कुछ ढूंढ भी ऐसा ही रहा था कि जिसमें मुझे मेरी मतलब तैयारी में हेल्प हो। अब जैसे मैं ACC में आया तो उससे मुझे कोई, मेरे को कुछ भी उसमें नेगेटिव नहीं था सर, मेरे को पॉजिटिव, क्योंकि पढ़ने को मुझे वहाँ मिल रहा था सर, सब चीज़ का एक्सेस मुझे मिल रहा था। इनफैक्ट जब एग्ज़ाम आया तो टेस्ट सीरीज़ तक मैंने मैम को बोला कि मैम मुझे टेस्ट सीरीज़ मतलब मेरे अकाउंट में डाल दो। तो मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं थी सर पढ़ने को। मैं क्या करता, मतलब लोगों को होता है ना कि यार अब मैं कहाँ से पढूं, क्या करूं, कैसे। और सबसे बड़ी दिक्कत ही आजकल ये है सर, लोग क्या करते हैं कि सब कुछ ढूंढते हैं कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और पढ़ते फिर एक भी नहीं है। That's true. अच्छा, आपने बताया कि कुछ भी अगर नेगेटिव हो रहा है तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। शायद इंटरव्यू के अंदर भी ऐसा हुआ हो, कोई ना कोई सिचुएशन आई होगी जहाँ पे एक आधा क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए होंगे, तो वहाँ हम नेगेटिव होते हैं। तो क्या ऐसा इंटरव्यू हुआ था, कहीं आपको डर लगा हो लेकिन आप उससे बाहर निकल गए? सर मैं आपको इसमें एक इंस्टेंस सुनाता हूँ। मैं लास्ट ईयर की बात है, मैं लास्ट ईयर मॉक इंटरव्यू देने आया था ACC में। तो मैं जब फर्स्ट टाइम मॉक इंटरव्यू देने आया तो वो इतना वर्स्ट गया ना सर, पता नहीं क्या हुआ सर, मतलब मैं ऐसे ही थोड़ा अनप्रिपेयर्ड होके आ गया था, और मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब अब सारे साथ इतनी बड़ी फैकल्टी बैठती है सर, धाएँ धाएँ करते क्वेश्चन पे क्वेश्चन आए जा रहे हैं, और मुझे कुछ भी, मतलब उस टाइम पे ना मैं ब्लैंक ही हो गया, जो चीज़ें मुझे आती भी थी। बट फिर उसके बाद जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिली, मैम ने समझाया कि मतलब तू कैसे इम्प्रूव कर सकता है, तो मैंने अगले दिन ही मैम को बोला कि मैम मैं अगले दिन फिर आगे इंटरव्यू दूंगा। फिर शायद अगले दिन सर आप भी थे, आपने भी मेरा इंटरव्यू लिया था। तो उस दिन मैं मतलब पूरा मैंने पढ़ा फिर भी कुछ नहीं, बस मैंने इतना सा काम किया कि क्या चीज़ करनी चाहिए सही से। और सर उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ, मुझे मतलब वो इंटरव्यू हुआ ना सर मेरा, उसने मेरा इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि मैं कोई भी इंटरव्यू में आप मुझे बिठा दो, मैं बहुत आराम से उस इंटरव्यू को टैकल कर सकता हूँ। तो पहला जब इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया आपने, हमें तो फीडबैक में ऐसे आपको क्रिटिकल फीडबैक मिला, किसी ने डांटा या कुछ बोला ऐसा? डांटा तो नहीं, बट सर जो उन्होंने मुझे बातें बताई, जैसे कि अब मुझे कुछ नहीं आ रहा था तो मेरी अपने आप ही नज़रें ऊपर नीचे आगे पीछे चलने लग पड़ रही थी, और मतलब जो भी था ना सर, मैं सब कुछ ही भूल गया वहाँ पे, कुछ बताने लायक ही नहीं रहा। पता नहीं क्या हुआ एकदम से ही वहाँ पे ना, मतलब क्रैश हो गया जैसे बोलते हैं सब कुछ। और उसके बाद अगले दिन तो आपने भी लिया सर मेरा इंटरव्यू, फिर आप, मुझे याद है आपने मेरी इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाली थी तब, और वो बड़ा परफेक्ट। उसके बाद से सर मेरा इंटरव्यू वाला फेज़ जो है ना वो बहुत सही हो गया, तो मुझे इतना सोचना ही नहीं पड़ता है अब कि अगर मेरे को कहीं पे भी इंटरव्यू देना होगा तो मैं अब बिना तैयारी के भी दे सकता हूँ। मेरे को वही दिन याद आता है सीधे कि उस दिन ऐसा हुआ था और क्या क्या गलतियाँ थी, और वो गलतियाँ नहीं करनी है, और बस सर सही हो जाता है सब कुछ। इंटरव्यू पैनल कैसा, फ्रेंडली था या डेंजरस लग रहे थे सारे लोग? नहीं सर, इस बार तो बहुत फ्रेंडली था। उससे पहले कभी डर लगा? सर डर तो नहीं लगा, मैं यहाँ से इंटरव्यू दे के गया था, मैं अब उससे बुरा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ये बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहा है, ठीक ठाक पढ़ता है बट हाईली मोटिवेटेड है, क्या सेलेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। ओके, AFO में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज या फिर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड? सर दोनों साथ में। प्रिपरेशन के टाइम सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस क्या था? सर मेरे लिए तो डिस्ट्रैक्शन था कि थोड़ा मैं घूमना फिरना आगे पीछे चला जाता था, वो था मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन, बाकी कुछ ऐसा सच नहीं था। फैमिली सपोर्ट इम्पोर्टेंट है या सेल्फ बिलीफ? सर अगर फैमिली सपोर्टिव होगी ना तो सेल्फ बिलीव अपने आप ही होता है कि मुझे भी करना है ये। AFO की जॉब रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी के लिए या मनी के लिए? सर स्टेबिलिटी के लिए। ओके, क्या AFO के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट देना वर्थ इट है? सर वर्थ इट है, अगर तो आपको लगता है सेल्फ बिलीफ है तो आपको देने चाहिए। ओके, अगर आपको AFO प्रिपरेशन में कोई एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़े तो कौन सा छोड़ेंगे आप? इकोनॉमिक्स सर। ओके, जो बार बार फेल हो रहा है उसके लिए कोई एक एडवाइस? गिव लाइफ अ सेकंड चांस। ओके, IBPS सिस्टम फेयर है या लक बाइस्ड है? सर ये थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। फेयर है। अब जैसे अगर मैं पर्सनल अपने बिलीफ पे बोलूँ तो सर अब मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने मतलब पूरी फेयरनेस से मुझे लगता है, तो मेरे लिए तो फेयर ही है सर। ओके, इंटरव्यू में ऑनेस्टी ज़्यादा काम आती है या डिप्लोमेसी? सर ऑनेस्टी। ओके, AFO एस्पिरेंट का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है? कि मैं सारे सब्जेक्ट एक साथ करूँगा, थोड़ा सा ये भी पढ़ लूँगा, थोड़ा सा ये भी पढ़ लूँगा, और बाद में सब कुछ क्रैश हो जाता है एक साथ ही। ओके, आज अगर फिर से किसी को स्टार्ट करना पड़े तो सबसे पहले उसे क्या चेंज करना चाहिए? उसका एटीट्यूड। ओके, 1 लाइन फॉर AFO एस्पिरेंट जो गिव अप करने वाले हैं?
कि गिव अप करके कुछ नहीं होगा। आपको अभी से दोबारा तैयारी शुरू करोगे तो जो आपको पिछला जो मतलब आपने जितनी नॉलेज गेन की है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। AFO में नहीं होगा, 4 पेपर और भरोगे साथ में एग्रीकल्चर वाले तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा नहीं है नहीं निकलता है। और मैं खुद उसी का एग्जाम्पल हूँ सर, मैं काफ़ी बार दिया है ये एग्ज़ाम, इसके अलावा भी बहुत दिए हैं और पॉइंट्स में दिक्कत आई है, तो निकलता है सर कुछ ना कुछ। मुझे भी लगता जो था पॉइंट वाली दिक्कत थी उससे कैसे मतलब बुरा नहीं लगता था उस टाइम पर, कैसे डील करते थे उससे? क्योंकि शायद वो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। शुरू में जब नए एग्ज़ाम देने लगते हैं तब बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, इसका रिज़ल्ट आने वाला है। वो लिखा आता है ना लेट इवनिंग, तो उस टाइम पे वो पेट में बटरफ्लाइज होती है ना सर, वो वैसा लगता है। बट विद द टाइम अब ऐसा हो गया था कि अब जैसे अभी भी मैंने मेंस का रिज़ल्ट देखा तो बस मैंने देखा और मैं चल हो गया। मतलब वो मुझे लगा कि यार लोग बोलते हैं कि बहुत एक्साइटमेंट होती है पास होने के बाद, मुझे वो एक्साइटमेंट ही नहीं हुई इस बार। मतलब खुशी थी, बहुत खुशी है सर अभी भी, बट वैसी वो वाले बात नहीं है कि तब फेल होने पे भी इतनी ज़्यादा वो होती थी कि भाई रिजल्ट आने वाला है, अब उतना होता ही नहीं है। 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बिकॉज इस वीडियो के एंड तक कोई आ गया है ना, तो इधर वो एक फ्रेशर कैंडिडेट है जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, या फिर वो जो इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाया उसी स्टेज से जहाँ से आप निकल के आए हैं, 0.6, 0.7, 0.8 कुछ भी। तो पहला तो उन लोगों के लिए कि जो 0.6 या 0.7 से निकला है, बस इतना सा कि इस जर्नी में आपके बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट थे। ये बच्चा जो सामने वीडियो देख रहा है शायद इसके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसे क्या सोचना चाहिए? इस बार फेल हुआ है कि अगली बार पास हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है सर। क्या ये एक होपलेस बात आप कर रहे हैं मोटिवेशन देने के लिए या फिर रियलिटी? नहीं सर, रियलिटी मेरे साथ हुआ है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर कोई लाइफ में इस चैलेंज के साथ चल रहा है कि एज लिमिट पूरी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, तो कैसे सर्वाइव करे? सर एज लिमिट अगर पूरी होने वाली है तो उसको डेफिनेटली चांस मतलब लेना ही चाहिए। जब उसने इतना टाइम दिया है तो एक चांस से और क्या पता उसकी लाइफ चेंज हो जाए। सर्वाइव नहीं कर पा रहा फिर कैसे करे सर? कोई फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो सर उसको साथ में कुछ जॉब के साथ, अगर वो डेडिकेटेड है, मोटिवेटेड है, करना ही चाहता है तो वो सर कर सकता है 9 to 5 जॉब के साथ। मेरी तो खैर फिर जॉब सर थोड़ी आसान थी। मैं काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो इससे टफ सिचुएशंस में भी ये काम करते हैं, क्योंकि मुझे तो एट द एंड मतलब वो इन्वायरमेंट मिल रहा था ना। ऑब्वियस सी बात, मेरे आगे पीछे बस AFO आते रहते हैं सर, ऊपर से मुझे दिखते भी रहते हैं, आपसे कितने सारे मिलने आते हैं तो दिखता है ना कि सर ये भी AFO है। तो एक वो पॉजिटिव एटीट्यूड, मेरे को तो पॉजिटिविटी वहीं मिल जा रही थी सर सारी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो करना चाहता है सर वो कैसे भी कर सकता है। फिर लास्ट क्वेश्चन, जो फ्रेशर इस वीडियो को सुन रहा है उसे आज से तैयारी करनी है तो किस माइंडसेट से वो आगे अप्रोच करे? सर एक फ्रेशर को पहले तो सिंपली ये करना चाहिए कि अपना जैसे प्रीलिम्स और मेंस होता है ना सर, तो उसको वो बैलेंस बना के अभी से वो चलाना सीख लेगा ना, तो वो शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकाल ले। क्योंकि अब जिस तरह से प्रीलिम्स का लेवल जा रहा है ना, तो इसको भी एक इक्वल इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। और वो बैलेंस बना के अगर बंदा अभी से चलना शुरू कर देगा ना, तो वो बहुत हाई चांस है कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल ले, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज कितनी भी हो। फिर ओके प्रत्युष, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट।